हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आगे हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम है। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप वन शॉट में रिवीजन, जो लड़का पढ़े हैं तो रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, इसके जब बुक लेके। और जिसको पढ़ने का मन नहीं है तो वो निकाल के ऐसे पढ़ सकते हैं, उसको मोर देन सफिशिएंट और 100% वर्क होगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसी पे गौर करेंगे। ये टिश्यू तक है, बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं, आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, बेनिफिट होगा मेरे भाई, इसे पढ़ सकते हो दूसरे तरीके से। सर्वप्रथम टिश्यू, टिश्यू शब्द जो है, टिश्यू शब्द फ्रांस के जो शल्य चिकित्सक होते हैं जैसे बाइचेट ने, ठीक है। टिश्यू शब्द मतलब जो इंग्लिश में ही टिश्यू है, ठीक है। तो जो टिश्यू है, टिश्यू का जो टिश्यू तक जो है, तक हिंदी नाम कोई और ने दिया और टिश्यू इंग्लिश नाम कोई और ने दिया। तो ये समझते टिश्यू शब्द पूछे एग्जाम में किसने दिया, तो बाइचेट ने दिया। तो किसने दिया, बाइचेट। याद रखने के लिए क्या करते हो, हम लोग बाइचेट करते हैं तो किसका, टिश्यू, ठीक है, जिसका विकास हमारा लैटिन शब्द से हुआ है, जिसको टेक्सचर कहा जाता है, बुनियादी वेब होता है, ठीक है, बुनना होता है इसका मतलब। और उत्तक शब्द एन ग्रीव ने दिया था। देखो अब यही तो फैक्ट है, ठीक है। एग्जाम में इन दोनों से कुछ नहीं आएगा। पहला इसको हेडलाइट कर लो, उत्तक शब्द इंग्लिश में जो बाई चेट ने दिया था, क्योंकि, ठीक है। और उत्तक हिंदी में जो उत्तक है उसे एन ग्रीव ने दिया। तो उत्तक क्या होता है कि जुड़ के हमेशा ग्रोथ करना, तो एन ग्रीव उत्तक मतलब समझो, सबसे पहले सेल से हमारा उत्तक बना, उत्तक, और उत्तक ही तो ग्रोथ करता है, मेनली ग्रोथ कौन करता है, उत्तक करता है। तो एन ग्रीव, ग्रू से हो गया, ठीक। देखो ये याद रखने के लिए बताया, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बट मान सकते हो, ठीक है, याद करने के लिए। आगे है मेयर ने जो है सर्वप्रथम हिस्ट्रोलॉजी का शब्द, हिस्टोलॉजी। देखो ये हिस्टोलॉजी आखिर होता है कि जो ऊतक का अध्ययन होता है ना, उसी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो मेयर ने, एक मेयर नामक साइंटिस्ट है मेयर, हिस्टोलॉजी। अरे ऐसे याद रख सकते हो। देखो एक एक मेयर था, ठीक है, मेयर हमारा होता है आर्मी में मेयर होता है। और उसकी एक मतलब कि पहले की कहानी थी, ठीक है, वो मरा कैसे, वो किन्होंने फाइट किया, तो उसको हिस्ट्री में लिखा गया, हिस्ट्रोलॉजी। ऐसे याद रख सकते हो कि हिस्टोलॉजी हमारा जो है मेयर ने खोजा था, ठीक है। 18 से 19 साल में वो सैनिक बने और उन्होंने मतलब किसी की भयानक, और वो भी मर गए, तो उसका हिस्ट्री में नाम लिख दिया। तो ये ऐसे ज्यादा दिन तक मेमोरी में याद रहेगा, और जैसे आप दोबारा पढ़ोगे ना 100% होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तक के माध्यम से उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी सबसे संबंधित अध्ययन शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मलपिग्नी ने किया था। कुछ ऐसा ही नाम था, मरपिग्नी, मलपिग्नी, ठीक है। ऐसे आपको हमको हिंदी में भी इस नाम का उच्चारण नहीं कर पाया, इंग्लिश में तो हमने ऐसे ही याद किया, मेलकेनो मलपिग्नी, ठीक है, ऐसे ही याद किया, मतलब यहीं से हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब पूछा जाए कि बायोलॉजी में जो हिस्टोलॉजी है, इसका फादर कौन है, तो मलपिग्नी, ठीक है। देखो उत्तक, उत्तक के बारे में अब पढ़ते हैं, आखिर उत्तक के बारे में क्या है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो सामान्य कोशिकाओं का एक समूह होता है, जो कि देखो सबसे पहले सेल होता है, कोशिका सबसे छोटी इकाई सेल होता है। और सेल बहुत सारे सेल मतलब मिल के, लाखों करोड़ों सेल मिल के उत्तक बनते हैं, और उत्तक मिल के अंग बनते हैं। तो समान कोशिकाओं का समूह जो किसी एक काम को करते हैं, जैसे कि जैसे हमारा लंग्स हो गया, एक काम को मतलब कोई एक ही, मेनली एक ही काम होता है, या तो उसका जैसे दिल है तो उसका काम है धड़कना, कोई हार्मोन है तो उसका काम है सिर्फ ग्रोथ करना, या कोई जूस निकालना, सिर्फ एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो उत्तक कहलाते हैं। उत्तकों के समूह, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जो मिलके एक काम करते हैं। जब कोशिका समूह में होते हैं तो उसे उत्तक कहते हैं। समूह में मौजूद, जब समूह में होते हैं तो उत्तक कहते हैं। समूह में मौजूद कोशिकाओं का बीच एक स्थान होता है, और इस स्थान, कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। अंतर कोशिकीय स्थान या इंटरकोलिस,
इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं या इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे अंतर कोशिकीय अंतर कोशिकीय द्रव कहते हैं या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। बेसिकली उसके बीच में जो स्थान होता है उसे अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, और उस स्थान में एक फ्लूइड होता है जिसे अंतर कोशिकीय फ्लूइड कहते हैं, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, जिसे कॉमन रूप से मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेल है, सेल एक कोशिकाओं के समूह हो गया, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोल दिए, कोशिकाओं के समूह को हम बोल दिए, ये मिल के हमारा सेल बना, ये ऊतक बना। और ये जो बीच बीच में जो स्थान है यहाँ पे, ठीक है, इस स्थान को हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इस स्थान में हमारा फ्लूइड बना रहता है, जिसे फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या करते हैं, ये स्थान को मैट्रिक्स। देखो उत्तक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ उत्तक। सबसे पहले वाला प्लांट टिश्यू हो गया और एनिमल टिश्यू, दो एगो उत्तक है, ये एगो पौधा वाला उत्तक, एगो जंतु वाला उत्तक। और उत्तक, उत्तक एक सजीव है। सजीव दो एगो चीज है, एगो हम लोग हैं और एक पेड़ पौधा है, और कोई सजीव है नहीं, ठीक है, दो एगो चीज है। हम लोग में तो एनिमल में ही तो आ जाता है, हमारा जितने जंतु है तो वही हो गया, एक पेड़ पौधा हो गया, एक एनिमल, यही दोनों जीवित है, ठीक है, लिविंग थिंग में। अब उत्तक इस यही दोनों में तब पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सिंपली सी बात, अभी तक कोई डिवाइड नहीं हुआ, दो एगो चीज, प्लांट और एनिमल, यही दोनों होता है, मतलब पादप मतलब पेड़ पौधा और जंतु, ठीक है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं और जंतु उत्तक जो है शायद तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये चार प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, तो इसी में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ हो गया, बी में होगा, ठीक है, ये दिखाते हैं जंतु के एगो होता है, यहाँ है, हाँ, जंतु तक चार गो होता है। चार गो कौन कौन होता है, एगो होता है इपिथेलमिस, एगो होता है हिंदी में पहले उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। एपिथेलमिस हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स मस्कुलर टिश्यू होता है, नैरो टिश्यू होता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से आपको वो टोटल चीज याद हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये यही दिक्कत है इसमें, पेन ही ले लो। यहाँ देखो, एक होता है हमारा पादप उत्तक जो होता है, मतलब प्लांट पौधे में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है विभोज, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो, कोई भी चीज है पहले एक नया बनेगा, ठीक, नया होकर विभाज्य बनेगा, एक आखिरी तक जाएगा, उसके बाद विभाज्य नहीं हो जाएगा, उसी को होता है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक, उसके बाद विभाज्य नहीं होगा। एक होता है विभोज्य उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होता है स्थायी उत्तक को परमानेंट टिश्यू, अभिभोज उत्तक को मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो, इंग्लिश नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आपको जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वहाँ हिंदी में लिखा मिलेगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, तब क्या करोगे, तो यही है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, ये हो गया अस्थायी उत्तक, अब देखेंगे अस्थायी उत्तक, ठीक है। अस्थायी उत्तक जो है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक जिसका विभाजन नहीं हो सकता, यहाँ देखो अस्थायी उत्तक लिखा है, एक प्रकार का उत्तक है जिसका कोशिका विभाजन नहीं हो सकती। कोशिका विभाजन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी खत्म हो गई है कोशिका विभाजन की क्षमता, विभाज होते होते, आगे लिखा मिलेगा, ठीक है। खैर, जो अस्थाई मतलब जो अस्थाई उत्तक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल उत्तक, एक होता है जटिल उत्तक। कौन कौन होता है, देखो, यहाँ है सरल उत्तक और यहाँ है जटिल उत्तक, ये इसी का भाग है, ठीक है। देखो, सबसे पहले पादप उत्तक दो प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के, अस्थायी उत्तक और विभोज उत्तक। सिंपली सी बात, एक अस्थायी होगा, एक विभाज्य वाला होगा, ठीक है, दो होगा।
ठीक है। अस्थाई में हम लोग जो है ना, अस्थाई उत्तक दो प्रकार का, एक होता है अस्थाई में दो प्रकार का, एक होता है सरल, एक होता है जटिल। जो सिंपली कोई बात नहीं, आप इसका चार्ट बनाओ, पहली बार पढ़ोगे दिक्कत होगा, ठीक है। अब सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू, जो सरल उत्तक होता है, सिंपल टिश्यू जिसको बोलते हैं सरल उत्तक, इसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिका द्वारा होता है। सरल उत्तक जो होता है, मतलब जो सिंपल है, सिंपल क्या, एक ही तरह का मिला, ईटा ईटा मिला के दीवार बन गया, सेम उसी तरह है कि ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है। जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर कोशिका है, वही कोशिका कोशिका, जैसे एक पार्टिकुलर कोशिका का नाम एक दे दिया, एक 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 मिलके हमारा सरल उत्तक बन गया। सरल उत्तक यानी कि एक ही प्रकार के कोशिका से, मतलब सिंपल, सरल उत्तक सिंपल। सिंपल तीन प्रकार के होते हैं, देखो। एक होता है आ, यहाँ पे आप ऐसे याद रखो, पी सी एस, पीसीएस एक एग्जाम होता है, तो आप ऐसे मन में सोचो कि पीसीएस एग्जाम सिंपल है, तो कैसे बोल सकते हो कि पी सिंपल, तो सिंपल ये हो गया। अब पीसीएस से कैसे याद रखें, पी से हो गया पेरेन कायमा, पेरेन कायमा, ठीक है। सी से हो गया कोलेन कायमा, एस से हो गया स्क्लेन कायमा। डियर स्टूडेंट, एक बात अब इम्पोर्टेंट है, आज तक जितने भी हमने सेट लगाए हैं, इसका हिंदी नाम नहीं है, ठीक है। खैर इस बुक में लिखा है, लेकिन मैं 100% कर देता हूँ, अब इसी को हिंदी में लिख लो, जो मैं बोलूँ वही लिख लो किताब में, वही आएगा। इसका हिंदी में एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगाया है, ठीक है। तो सरल उत्तक, सरल उत्तक, सरल कैसे याद है, पीसीएस, पीसीएस क्या है, सरल है। सरल एग्जाम कौन सा, पीसीएस एग्जाम सरल है। तो पी से पेरेन कायमा, सी से कोलेन कायमा, एस से स्क्लेन कायमा, ठीक है। सरल उत्तक तीन प्रकार के, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा। तीनों के बारे में जानेंगे प्रोपली। पहला है पेरेन कायमा, ठीक है। पेरेन कायमा, पेरेन देखो मृदु हो गया, हिंदी से इसका डिफिनेशन याद कर, पेरेन कायमा, ठीक है। थोड़ा फ्रैक्चुलेट हो रहा है स्क्रीन, इस मृदु उत्तक यानी पेरेन कायमा, पेरेन कायमा क्या होता है, यह एक, मृदु लिखा है तो डेट ही होगा ना, एक ही प्रकार, देखो ये पेरे जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंपल उत्तक एक ही प्रकार के बने होते हैं कोशिकाओं से, तो ये जितना पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा, ये सब एक ही प्रकार से बने होंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर में तो लिखा है एक ही प्रकार के होते हैं, वो सरल उत्तक है और सिंपल है, यानी पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा सिंपल है, ठीक है। तो पेरेन कायमा, पेरेन कायमा ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से सम एक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे समव्यवी कहते हैं। देखो एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं समव्ययी होती है, मतलब इकट्ठा होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिका मृदु कोशिकाएं, ये लाइन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हायर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अभी तक एग्जाम में नहीं मिला है, ठीक है। मृदु कोशिका अपेक्षीकृत अपशिष्टीकृत एवं पतली मिट्टी वाली होती है, ठीक है। तो याद रखना है तो रखो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है। इस प्रकार के उत्तक कोशिका स्पर्श करने वाली सेल वॉल पाई जाती है। और फिर से इसको ओपन करते हैं। हमारा माउस एरर है, हमारा माउस एरर है, जहाँ क्लिक करते हैं डिलीट हो जाता है। एक सेकेंड। सेकंड वेट करते हैं, लोड नहीं।
हम्म, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोग थे, हाँ, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बारे में पढ़ रहे थे। यह एक प्रकार का उत्तक उत्तक में कोशिका स्पर्श करने वाली सेल वॉल होती है, ठीक है। यह यौगिक जमाव नहीं होता, इसमें जो है यौगिक जमाव नहीं होती है, यह स्पर्श करने वाली सेल वॉल होती है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यह पौधे में भोजन संग्रह करने वाली भागों में जड़ तथा तना पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह पौधे में भोजन संग्रह करने वाली भागों में जड़ तथा, मतलब भोजन जहाँ संग्रह किया जाता है वहाँ पाया जाता है। तो यह पौधे की भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है, यानी कि हाँ, जैसे कि आलू में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, शलजम। आलू, मूली, शलजम में क्या पाया जाता है? पेरेनकाइमा। देखो, पी पी से पोटैटो, पोटैटो यानी आलू, तो आलू में आ जाएगा पेरेनकाइमा। पी से पोटैटो, पोटैटो से आलू, आलू में पेरेनकाइमा। आलू में जैसे पेरेनकाइमा आ गया तो हम याद रखेंगे आलू, मूली, शलजम सब में पेरेनकाइमा, ठीक है। एक है हमारा स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा। ये हमारा याद नहीं रखना है, इंग्लिश में याद रखना है कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण। एक प्रकार के यह एक प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी कोशिकाएं पाई जाती है। कैसी कोशिका पाई जाती है? लंबी कोशिका पाई जाती है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिका स्पर्श करने वाली सेल वॉल और कोलिजन का जमाव पाई जाती है। मतलब उसमें देखो, पेरेनकाइमा स्पर्श करने वाला नहीं था, लेकिन कोलेनकाइमा स्पर्श करने वाली सेल वॉल, मतलब जिसको छू सकते हैं। देखो, पेरेनकाइमा के अंदर वाला, आलू के अंदर वाला भाग को छू सकते नहीं, कोलेनकाइमा में छू सकते हैं। कोलेनकाइमा और जिसे मतलब कोलेन, ठीक है। जैसे कि आम, कटहल, जामुन, धान, ठीक है। हमारा कोलेन कायमा होता है, कोलेन कायमा होता है, ये द्विबीजपत्री में और तने और छाल में पाया जाता है, ठीक है। पादपों में लचीलापन, ये इम्पोर्टेंट है। पादपों में लचीलापन स्थूल कोण के कारण होता है। पादपों में जो है लचीलापन किसके कारण होता है? स्थूल कोण के कारण होता है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, अब होता है स्क्लेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेनकाइमा दृढ़ कोण, दृढ़ से मतलब ये है कि ये पूरा ठोस होगा। इस प्रकार का उत्तक कोशिका लंबी तथा पतली दोनों होती है, किनारे में नुकीली होती है, ठीक है। यह कोशिका दिखने में तंतु के समान होती है। यह कोशिका स्पर्श करने वाली सेल वॉल या लिजाइन का जमाव पाया जाता है, जिसे यह वयस्क अवस्था में कोशिका मृत होती है। मृत होती है तो इसीलिए दृढ़ है। पौधे में विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये एक पौधे के बाहर में पूरी दृढ़ रहती है, ठीक है। ये पत्तियों के वेनिस, फलों अथवा भित्ति के बीच में आवरण का निर्माण करता है। यह बीज को कठोर कवच, नट्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, इसमें जो हमारा, हमने अभी ये नट्स का निर्माण करता है स्क्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, ये तीन जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एक सेट में ये तीनों। खैर, इस बुक में यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ही दिए हैं, ठीक है। हम लोग, हाँ, या तो इसी बुक का ऑब्जेक्टिव ने तो सबसे ऑब्जेक्टिव वाईसीटी का होता है। जब हम चैप्टर को खत्म करेंगे जस्ट इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो अब आते हैं हमारा, तो देखो, पादप उत्तक दो प्रकार के, सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। और जटिल उत्तक में कम्प्लेक्स टिश्यू में एक जाइलम और फ्लोएम आता है। सिंपल है। और ये तो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पेरेन, कोलेन, स्क्लेन से नहीं पूछा जाता है, कम्प्लेक्स एंड जाइलम, फ्लोएम से पूछा जाता है। जटिल उत्तक में दो प्रकार के होते हैं। यह इसका निर्माण इस प्रकार कोशिका से मिलकर दो प्रकार के होते हैं कोशिका। एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। देखो, जाइलम, जाइलम में जल छिपा है तो ये जल को लेके जाता है, ठीक है, धरती से। फ्लोएम में फूड होता है तो ये फूड और फल से रिलेटेड है, ठीक है, खाना पहुंचाता है हमारा पूरा पेड़ पौधे में, ठीक है। जाइलम, जाइलम
को वुड भी कहा जाता है, यानी WOOD, वुड, लकड़ी वगैरह होता है, ठीक है। या फिर आप वुड का मतलब भी समझ सकते हो। एक नलिका के समान संरचना पाई जाती है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जल लेके जाएगा। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिका से होता है। देखो इसमें 4 है, जिसमें 2 सभी कॉमन है, सिर्फ 2 वो ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों को याद रखना है। जैसे एक पहले ये हो गया वेसल्स और थ्रेड्स, वेसल थ्रेड, और बाकी सबके साथ जाइलम लिखा है, जाइलम 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 का जमा होता है, ठीक है। वेसल्स और थ्रेड्स की लिग्नाइन का जमाव होता है, जिसका अ, नलीनुमा संरचना होता है, जिसे जाइलम कहा जाता है। जड़ तथा जड़ द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, देखो जड़ द्वारा अवशोषण जल खनिज लवण को जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम, जाइलम है फ्लोएम, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है। यह नलिका के समान संरचना होती है। एग्जाम्पल में वही सारा है, सर्विस और ट्यूब, सर्विस ट्यूब और ये स्टीव ट्यूब और कंपेनाइन और सेल और फिल्म है, मतलब जिसके साथ इसके साथ फ्लोएम लगा रहे वो इसका आता है, और 2 को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो सर्वी ट्यूब जो है ये इसमें केंद्र नहीं पाया जाता, ये इम्पोर्टेंट बात है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में निर्मित भोज पदार्थों से विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब फ्लोएम जो है आप पेड़ पौधे को हमारा भोजन पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि फल से भोजन मिलता है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा है, इसका होता है, एक हो गया जो हमारा जटिल कम्प्लेक्स टिश्यू है। पहला हमारा इसमें जाइलम फ्लोएम हो गया, और दूसरा ही पेड़ पौधे में जटिल, जो सरल होता है एक जटिल होता है। तो जटिल में पहला जाइलम फ्लोएम हो गया, दूसरे में हमारा विभोज्य ऊतक आता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। देखो पहले शुरू से देखो, एक हमारा पेड़ पौधे वाला हो गया, ठीक है। पेड़ पौधा 2 गो होता है, एक सरल होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स। सरल में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकोलेन, स्क्लेनकाइमा हो गया, ठीक है। अब कम्प्लेक्स में एक होता है हमारा जटिल ऊतक, एक होता है देखो सबसे पहले पेड़ पौधे में एक होता है हमारा सरल ऊतक, एक होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक में हमारा 2 होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ठीक है। पादप में अस्थायी ऊतक, विभोज ऊतक। तो हाँ, पेरेन इसमें होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, और दूसरा इसका बात है जटिल, जटिल में होता है जाइलम फ्लोएम। अब होता है पादप का दूसरा भाग देखेंगे जो कि विभाजन करता है, यानी विभोज, इससे पहले कोई भी विभाजन नहीं करता था, वही है विभोज ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। इस ऊतक में शामिल कोशिका विभाज्य करती है। अब जो कोशिका हो विभाज्य करेगी, इससे पौधे के शरीर का आकार बढ़ता है। विभोज ऊतक से ही आकार होता है। विभोज ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको दीवार में चिपकाना है, चिपकाना है। देखो एक होता है लेटे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू ऊपर में पाया जाता है, लेटरल मेरिस्मेटिक को सबसे नीचे पाया जाता है। इंटर हाँ, इंटरसेल्युलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। और इसका नाम है एपिकल, मतलब शीर्ष विभोजितर, सिरे पे है शीर्ष विभोजितर, और सिरे पे कौन आएगा? ये ही आएगा, पहले ये आएगा, इसके बाद आई आएगा बीच में, एल आएगा नीचे, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो शीर्ष का विभाजन किसमें होता है? एपिकल, यानी कि शीर्ष विभोज, एपिकल मेरिस्मेटिक, शीर्ष विभोजित मेरिस्मेटिक, ठीक है।
होता है। अब बीच में विभाजन है, यानी कि अंदर में विभाजित हो, तो इंटर इंटर सेल्यूलर मैरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि अंतर विभाजित, नीचे हो जड़ में यानी तना में वृद्धि हो तो लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, यानी कि पास विभाजित उत्तक, यहाँ पे लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीर्ष विभाजित उत्तक एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है कि जो शीर्ष विभाजन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, पौधे के शीर्ष भागों में विभाजन पाया जाता है, वृद्धि होता है, तो उसे शीर्ष विभाजक होता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई, देखो शीर्ष बढ़ेगा तो पौधे की लंबाई बढ़ेगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। होता है अंतर अंतर्वशीय विभाजन यानी कि बीच में, यानी इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभाजन टिश्यू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यह पौधे के अंतरी भाग में विभाजन करता है, या पौधे के मतलब बीच में विभाजन, अंदर में विभाजन होता है, या पौधे के जो हमारा बीच में विभाजन, तो बीच से ही तो शाखा निकलता है, टहनी कहाँ से निकलता है, बीच से, शाखाओं में वृद्धि करता है, तो बहुत बार पूछा गया है शाखाओं में कौन सा वृद्धि करने वाला है, तो इंटरमेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि अंतर विभाजन, शाखाओं में कौन वृद्धि करेगा, तो अंतर विभाजन, ठीक है। और पास विभाजित लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है कि जो तना को वृद्धि करे, जड़ को वृद्धि करे, ठीक है, या पौधे की जड़ तथा तना और किनारे में पाया जाता है, ठीक है, और उसी को वृद्धि करता है। यह पौधे में तने की मोटाई गोलाई में वृद्धि करता है। एथा कार्क एथा कॉर्क पास विभाजित तर्क उत्तरण, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उत्तर के अध्ययन को, ये एक शॉट खींच लेते हैं उमझ के, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उत्तक के अध्ययन को जो कि लिखते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी मार्सेलो मल्पिग्नी, जो वो इंग्लिश में था, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। फिर है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कमाल शीर्ष भी होता है एपिकल और कैम्बियन, और कैम्बियन किस प्रकार का उदाहरण है, पास विभाजित का उदाहरण है, कैम्बियन कॉर्क और कैम्बियन किस प्रकार का उदाहरण, कैम्बियन कॉर्क और कैम्बियन, ठीक है। द्वितीय विभाजन, द्वितीय द्वितीयक वृद्धि किसके विभाजन से होता है, तो कैम्बियन कॉर्क और कैम्बियन विभाजन, क्योंकि ये बीच में पाया जाता है, ठीक है, और बीच में हमारा होता है अंतर विभाजित, ठीक है, तो ये उसी का एक पार्ट होता है। तो जलनी निकायों कहाँ पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी चलनी निकाय, क्योंकि भोजन को हमारा चाल के खाना चाहिए, मतलब छांट छांट के, पौधे के भोजन, हाँ, पौधे में भोजन, देखो ये याद रखने के लिए हम ऐसा बताएं, ऐसा बात नहीं कि भोजन को ऐसे करेंगे, याद रखने के लिए फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम यानी फल हो गया, पेड़ पौधे में फल का वहन करता है। पौधे में भोजन पदार्थ किस ऊतक में मौजूद है, मृतुक ऊतक में पाया जाता है, पेरेनकाइमा के अंदर, मृतुक ऊतक पेरेनकाइमा कहता था, ये भोजन पदार्थ का एकमात्र होता है, ठीक है। संबंध जैसे आलू पी से पोटैटो, पे से पेरेनकाइमा, ठीक है। संवहन बंडल का उद्गम होता है रंभजन से, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक था, ठीक है। अब हम लोग इसी का पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पौधे के बारे में पढ़ लें, अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट होता है जंतु के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। जंतु में 4 प्रकार का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नैरो टिश्यू, ठीक है। उपला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो उपला ऊतक जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, यह हमारे शरीर में खुली सतहों पे सुरक्षा देता है, ओपन सरफेस पे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। पेन सतहों पे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि एपिथेलियल होता है कि जो हमारा स्किन होता है, स्किन के ऊपर में पाया जाता है, तो इसलिए इपिथर्मिल, देखो इपी का मतलब ये तो इपिथर्मिल, ठीक है, ये ऐसे याद रखो। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ये पी पी क्या पी मतलब कौन, यानी कि ये मधुमक्खी एक रस, मधुमक्खी पालन, वही हो गया उपकला उत्तक, ठीक है, इपिथर्मिल,
या थोड़ा सा वो उतरे था, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो उपला उत्तक, ठीक है। यह हमारे शरीर को ओपन सर्वाइवल में सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे चमड़ा एपिथर्मल होता है। यह शरीर में उन सभी जगहों पर पाया जाता है जहाँ खुली सतह पाया जाता है। ये बाहरी पदार्थों को नुकसान पहुंचा सकता है वहाँ रहता है, जैसे त्वचा। त्वचा हमारे शरीर को त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, या आहार नली। ये लाइन यहाँ से 2025 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उसमें साइंस है क्वेश्चन था, एक ना क्वेश्चन। एलपी हो, एलपी का हो, आरपीएफ, टेक्नीशियन में तो हर चीज। तो त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस आहार नली में पाई जाती है। त्वचा के बाहरी आवरण में पाई जाती है। श्वसन नली में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस टिश्यू पाई जाती है, यानी उपकुला उत्तक पाया जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में किसमें उपकुला उत्तक पाया जाता है, तो अंडवाहिनी में, फ्लोपेंस ट्यूब में, ग्लैंड में, वायु कोश में, हमारा जहाँ से हवा लेते हैं, वृक्क नली किडनी में। अंडवाहिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और किडनी भी, सभी श्वसन नली भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्वचा के बाहरी वायु कोश भी, सभी इम्पॉर्टेंट है। स्तंभकार उपकला कोशिकाओं द्वारा आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। लंबी लंबी जिसको बोलते हैं पुली न, बोलते हैं, दो अक्षर का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। स्तंभकार कोशिकाओं होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा होता है मनुष्य में 4 प्रकार के, हमारा एपिथेलियम, एक होता है कनेक्टिव, ठीक है, एक होता है नैरो, एक होता है मस्कुलर, ठीक है। तो अभी हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव संयोजी ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। हिस्टामिन स्राव कोशिकाओं संयोजी ऊतक पाई जाती है। हिस्टामाइन स्राव कोशिकाओं संयोजी ऊतक पाई जाती है। देखो, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हिस्टामाइन जो स्राव करता है वहीं ये टिश्यू पाया जाता है। हिस्टामाइन जहाँ जहाँ स्राव होगा वहाँ वहाँ हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। यह ऊतक शरीर के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यही तो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। ये मैट्रिक्स, यह ऊतक मैट्रिक्स में लासिकाएं में तंतु फाइबर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला है एरोलस कनेक्टिव टिश्यू। एरोलस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है लिगामेंट और टिंडल, लिगामेंट और टिंडल होता है एरोलस कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स के 2 सतहों से तंतु होते हैं, जिसे दो प्रकार के संरचना में निर्माण होता है। एक है लिगामेंट, लिगामेंट इसमें है, और एक है टिंडल। तो पहला है, हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, टिंडल को इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है। तो कंडरा यानी टिंडल, टिंडल को से कंडरा, जैसे टिंडल। अब इसको कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कैसे याद रखोगे? टेंडन तो टेंडन है, कंडरा। कोई भी कंडरा है यानी कंस्ट्रक्शन होता है, टेंडन उसको डन करना पड़ता है, ठीक है। कंडरा यानी टेंडन। इसमें जो है हमारा श्वेत तंतु पाया जाता है, ये पूछा गया है। श्वेत तंतु कंडरा में पाया जाता है, व्हाइट फाइबर जो कि कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती है। व्हाइट फाइबर टेंडन जो है कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। श्वेत तंतु या प्रोटीन कठोर संरचना में निर्मित होते हैं, जिसे टेंडन कहते हैं। यह हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो टेंडन, देखो, टेंडर को, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ देगा, बताओ तो क्या होता है? टेंडन, ठीक है, टेंडन, डन, ठीक। तो देखो टी ई एन, 10 से 10 हो गया, डन से मतलब हो गया। तो 10 रुपये में हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने में कितना रुपया लगेगा? 10 रुपया। हड्डी सीधा हो गया, मांसपेशी हमारा गोल गोल हो गया,
से इससे जोड़ने में 10 रुपया। तो टेंडन ऐसे याद रखते हो। स्नायु लिगामेंट, हाँ देखो, बीबी ने थप्पड़ मार के लिगामेंट तोड़ दिया, यानी कि हड्डी तोड़ दी थप्पड़ मार के। स्नायु, स्नायु या स्नान करते करते हमारा हड्डी टूट गया तो लिगामेंट, हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। एल है और आई है तो इससे डिनोट भी हो रहा है कि ये हड्डी से है। इसका निर्माण वाल्वो फाइबर से होता है, इलास्टिक प्रोटीन से निर्माण होता है। यह लिगामेंट ब्रेस्ट इलास्टिक या फ्लेक्सुअलिटी संरचना में होती है। लिगामेंट द्वारा हड्डियों का हड्डियों से जुड़ी होती है। हड्डी का हड्डी से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। दो चीजें, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना हमारा कंडरा यानी कि टेंडन कहलाता है, और हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट यानी स्नायु कहलाता है। ठीक है। एरोलियस ऊतक को मरम्मत और अंगों को खाली स्थान भरने में सहायक होती है। ये हो गया। अब इसी में दूसरा हो गया हमारा कंकाल संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। हड्डियों द्वारा निर्मित एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। स्केलेटन टिश्यू बोन्स के बाहर एक आवरण पाए जाते हैं, जिसे पेरियोस्टियम कहा जाता है। हड्डी एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। छिद्रों द्वारा रक्त वाहिका, ब्लड वेसल तथा तंत्रिका नैरो हड्डी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे तंत्रिका आवेश तथा रक्त वाहक होते हैं। ठीक है। हड्डी के अंदर ही हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसे इयोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों का निर्माण इयोसिन प्रोटीन से होता है। हड्डियों का निर्माण इयोसिन प्रोटीन से होता है। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट, जिसको हाइलाइट कर रहा है, हाइलाइट करना है, कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। इसलिए हड्डी को कैल्शियम तथा फास्फेट को जमाव होने के अंग के रूप में माना जाता है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान कर, जैसे हृदय, फेफड़ा। जैसे हृदय नहीं छुपा जाए तो हड्डी उसको वो कवर करके रखता है, मस्तिष्क। ठीक है। हड्डियों के बीच में छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हेर्वेसिन कैनल कहा जाता है, साइन कैनल कहा जाता है। ठीक है। हड्डियों के बीच में मरुद छिद्र के कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डियों के बीच में मौजूद जो छिद्र होता है उसको बोन मैरो कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, पीली अस्थि मज्जा। ठीक है। बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, पीली अस्थि मज्जा यह लंबी हड्डियों के बीच में मौजूद छिद्र में पाए जाते हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। पहला जो होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट होता है, तो पीला में ही होगा ना। येलो बोन मैरो हमारा जो है ये लंबी हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं, जो जैसे कि जांघ की हड्डी, तो ये लंबी है, तो इसमें हमारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, मौजूद क्षेत्र में पाया जाता है। येलो बोन मैरो का नवजात शिशु में बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए इसमें जो है डब्ल्यूबीसी की कमी भी पाई जाती है। और यही लंबे छिद्र के कारण लंबी हड्डियों के बीच में मौजूद जो छिद्र होता है उसमें ये पीला अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो पाया जाता है, इसीलिए उसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। लेकिन उम्र बढ़ते के कारण येलो बोन मैरो की मात्रा बढ़ती है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बढ़ता है। अब बताए रेड बोन मैरो ये हमारे किनारे पे जो है रेड बोन मैरो, यह बचपन में लंबी हड्डी के बीच में पाई जाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह किनारे पे पाए जाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर लंबी हड्डियों के किनारे में पाई जाती है। ठीक है। इसके द्वारा आरबीसी यानी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। गर्भावस्था में बच्चों में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है। गर्भावस्था में जो हमारा लेडीज होती है उसमें आरबीसी का निर्माण लीवर से ही होने लगता है। ठीक है। तो अब हमारा ये सब खत्म हो गया। अब है उपास्थि। अब हम पढ़ेंगे उपास्थि, कार्टिलेज पढ़ेंगे। ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? इसका निर्माण विशेष प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है, जैसे चंड्रोसाइट। ठीक है। इससे होता है कार्टिलेज का निर्माण, उपास्थि का निर्माण। कार्टिलेज उपास्थि के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग
पेरिचोनरियम कहा जाता है। ठीक है, कार्टिलेज का निर्माण यानी उपास्थि का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है जिसे चोंड्रीन प्रोटीन, चंड्राइन प्रोटीन, ये ऐसे कुछ ये याद होगा। उपास्थि का निर्माण चंड्राइन प्रोटीन से होता है। चंड्राइन इन्हीं की चंड्राइन उपास्थि के छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण रक्त तंत्र का बहाव नहीं पाए जाते हैं, नैरो का प्रकार नहीं पाए जाते हैं। उपास्थि में छिद्र नहीं पाया जाता, इसके कारण रक्त तथा तंत्रिका का प्रसार नहीं होता है, जिससे हमारा रक्त वाहिका तथा तंत्रिका तन नहीं होने के कारण काटने पर रक्तस्राव नहीं होती है। उपास्थि में हमारा नाक अग्रभाग और कान का बाहरी भाग, हवा का नली, ये सब होता है। ठीक है, मतलब उपास्थि केलेटन क्या हुआ, वो एक जहाँ पे ना खून हो ना कुछ हो, काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। संपूर्ण रूप से उपास्थि बिना कंकाल सार का होता है। अब हमारा वसा होता है। ठीक है, एटीपी टिश्यू वसा ये होता है, इसका निर्माण ऊष्मा प्रदान करता है। ये शरीर के जो स्किन होता है उसके ऊपर में पाया जाता है, जो शरीर को एकदम हीट जनरेट करे। वसा बूंदों का आकार एपी एडिपोज टिश्यू के दो प्रकार के होते हैं। वसाइय उत्तकीय एपिडोस दो प्रकार के होते हैं। व्हाइट एडिपोज टिश्यू, यह वसा का बूंद बड़ी होती है, व्हाइट में, त्वचा के नीचे, तो वही बोले ना, त्वचा के नीचे येलो बोन मैरे तथा महत्वपूर्ण अंगों के चारों ओर पाए जाते हैं। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, यह वसा की बूंद छोटी होती है। इसमें एडिपोज टिश्यू यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है, इससे शरीर में गर्मी प्रदान करता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए बच्चों में ठंडा का एहसास बहुत कम होता है, और लड़कियों में भी से। तरल संयोजी ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यह एक प्रकार का द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। मैट्रिक्स क्या होता है, कोशिकाओं के मिल के एक ऊतक बनता है, और ऊतकों के बीच में कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस बनता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को प्लाज्मा भी कहा जाता है। प्लाज्मा दो प्रकार के होते हैं। और अब रक्त के बारे में पढ़ा जाता है। रक्त इसके तीन प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट। रक्त में जो तीन भागों में बांटा जाता है, रक्त में तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आरबीसी कोशिका, डब्ल्यूबीसी कोशिका, प्लेटलेट कोशिका। आरबीसी एक प्रकार का आरबीसी के कारण रक्त लाल होता है, किसके कारण, रेड ब्लड सेल्स के कारण हमारा। यह पोषण तत्व हार्मोन है, हार्मोन CO2 CO जगह एक दूसरे से दूसरे जगह खून ही तो पहुंचाया जाता है, तो वही पोषण देता है। ठीक है, एक होता है लासिका। लासिका बिल्कुल रक्त के समान होती है, लेकिन इसे आरबीसी नहीं पाए जाते। लासिका जो है रक्त के समान पाया जाता है, लेकिन आरबीसी नहीं पाया जाता। आरबीसी नहीं होने के कारण इसका रंग सफेद होता है, लासिका के। ठीक है, लासिका डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक संख्या में पाए जाने का, जिसके कारण रोगों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। ब्लड तथा लिम्फ शरीर के अलग अलग बनते हैं। ब्लड जिस नली के द्वारा बहती है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जबकि लासिका के बहने वाली नसी को लिम्फो वेसल्स कहा जाता है। ठीक है, नोट, ऊतकों के बाहर आने वाले रुधिर CO2 की मात्रा को अपेक्षाकृत अधिक होती है। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, इस ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। मस्कुलर टिश्यू यानी कि क्या होता है कि हमारा मसल्स जिसको बोल मस्कुलर ऊतक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिसे मायोसाइट कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू का निर्माण मायोसाइट द्वारा होता है, इसीलिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशी कैसे, मायोलॉजी। अब देखो, मसल कैपेसिटी, मतलब हमारा शरीर कहाँ से बना है, मायोलॉजी। ठीक है, तो वहीं से हमारा एक ये हो गया मायोलॉजी, याद रखने के लिए। ऊतक के शरीर में मांसपेशी की संख्या, अरे इसको छाप लो, 3 छोनो होता है।
3 का मल्टीपल होता है 339, 3 छोनो होता है। गुणाओं के आधार पर पेशी 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो तीनों हैं पेशी एग्जाम में बहुत इतना इम्पोर्टेंट कि बयान नहीं कर सकते। आरेखिक या अनैच्छिक या चिकनी पेशी, ठीक है, सब पूछा जाता है। आरेखिक, ओ रेखित जिसमें रेखा नहीं, अरेखा नहीं हो तो अनैच्छिक होगी, अनैच्छिक नहीं होगी, रेखा नहीं होगी तो वो चिकनी होगी ना, तो ये होगी। इसको स्मूथ मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के उत्तर में धाराएं या रेखाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तो लिखा है और रेखित उत्तक हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। ये जो उत्तक है हमारे नियंत्रण में कार्य नहीं करते। इस प्रकार के पेशी उत्तक चिकनी स्मूथ पाई जाती है, जैसे पाइप, आहार नली, ब्लड वेसल्स होता है। रेखित यानी कि ऐच्छिक यानी कि रेखा हो यानी इच्छा के अनुसार चले, और कंकालीय पेशी यानी स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, इस प्रकार के पेशी ऊतक में रेखाएं धाराएं पाई जाती है। यह ऊतक हमारे शरीर के अनुसार कार्य करती है। यह पे इस प्रकार के पेशी ऊतक को हड्डी से जोड़ते होती है। ऊतक हड्डियों से जुड़ी होती है। इसमें मांसपेशी में थकान होती है, जैसे हाथ, पांव, मांसपेशी, चेहरे में थकान पाई जाती है। इसमें रेखा भी पाई जाती है, रेखित होते हैं। अब होता है तीसरा होता है हृदय पेशी। ठीक है, कार्डिया मस्कुलर टिश्यू, यह ऊतक विभाजन नहीं होती, यह ऊतक शाखाओं में विभाजित होते हैं, इसीलिए हृदय में जो होते हैं यह ऊतक शाखाओं में विभाजित होती है। ऊतक कई शाखाओं में विभाजित ये होना चाहिए। इस प्रकार के पेशी ऊतक में रेखांकित अरेखांकित दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यह हमारी इच्छा या नियंत्रण पे नहीं चलती है, जैसे हृदय और मांसपेशी। हृदय से संबंधित मांसपेशी तो हृदय हमारी मांसपेशी इच्छा के अनुसार नहीं करते है, वो चलते रहते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। आप इसको रोक रोक के 3 पार्टों में कर सकते हैं। ठीक है, एक है तंत्रिका तंत्र, नैरो सिस्टम। ठीक है, लास्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से होता है, जिसे नैरो कहते हैं। ठीक है, देखो हमारा नैरो है, आगे में ये जो हमारा आगे में लिखा है इसे डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, देखो एक प्रकार का नैरो सिस्टम का हम एक बार देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नैरो सिस्टम को, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो मैं अभी इसका हिंदी में दिखा देता हूँ और इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, दोनों नाम दिखा रहा था। वेट कर, यहीं मिल जाएगा। एक वहाँ पे था, ठीक है, एक यहाँ पे है। यहाँ देखो, तो हमारा केंद्रक है, ये हमारा जो है तंत्रिका कक्ष है। तंत्रिका, ये आगे वाला जो है डेंड्राइट है, और ये जो सबसे लास्ट में निकले इसको एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। ठीक है, और न्यूक्लियस है। खैर इसमें तो एक्सप्लेन उतना अच्छा से नहीं मिल नहीं रहा है फिगर, तो हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। चलो वहीं चलते हैं फिगर पे। तो हमारा यही था नैरो सिस्टम। ठीक है, जब नैरो पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नैरो का मुख्य भाग जो साइटोन कहलाता है, नैरो का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है। और
साइटोन कहाँ है? नैरो का मतलब मुख भाग साइटोन होता है, साइटोन। ठीक है, ये होता होगा साइटोन, जिस जिसमें केंद्र पाया जाता है, तो यही है साइटोन। ठीक है, इसी के अंदर ये वाला जो है हमारा चारों बगल ये मुख भाग, यही साइटोन होता है, और इसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो साइटोन होता है जिसके अंदर केंद्रक। साइटोन में दोहरा दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसे निस्सील ग्रैनुलेस कहा जाता है, जिसका रंग ग्रे होता है। साइटोन के नीचे वाला भाग में एक जोन पाया जाता है। तो ये देखो, साइटोन ये हो गया, और साइटोन के जो हमारा सबसे नीचे वाला भाग होता है, ये हमारा एक जोन ये कहलाता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागे नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे डेंड्रोन कहा जाता है। ये जो साइटोन है, इसके चारों तरफ जो हमारा न्यूक्लियर रहता है, इसे डेंड्रोन कहा जाता है। ठीक है, डेंड्रोन जब शाखाओं में विभाजित होता है तो इसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्रोन और डेंड्राइट्स की मदद से नैरो जो है सूचना को एक जगह से दूसरी तरफ पड़ा उसी की तरह जो हमारा प्रभाव करता है, इसलिए इसे रेस रेस्पटर रेस्पटर, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, रेस्पटर कहा जाता है। एक्सोन के ऊपर वाली कोशिकाओं का आवरण होता है, जिसे माइलाइन सीट्स कहा जाता है। एक्सोन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण होती है, ये हमारा एक्सोन के ऊपर जो कोशिकाओं का आवरण होती है, इसे माइलाइन सीट्स कहा जाता है। माइलाइन सीट्स के बीच में कुछ खाली जगह होते हैं, उसे नोड ऑफ रेनवर्स नोड ऑफ रेनवेर्स कहा जाता है। इस प्रकार कोशिका को उद्यमी तथा चालकता में काफी विकसित होती है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है।